आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी मस्ती भाई मंजीत सर में स्वागत है। और जो कि प्रश्नों का निचोड़, जो कि आपने प्रैक्टिस सेट दूसरा देखा था 51, और जो है कि मैं होमवर्क में दिए, कमेंट करके बताइएगा उसमें कौन सा सही। मैं बताने वाला नहीं हूँ, ठीक है। आप कमेंट करके उसको जरूर बताइएगा कि सर इसका ये हो। मैं सबसे प्रयास करूंगा कि सब लोग बताएं उसमें जो है कि कौन सा विकल्प जो है कि सही होगा। और बाकी का विकल्प क्यों है, जैसे पूर्वाह्न है, मध्याह्न है, वो सब क्या है, उसके भी बारे में मैं जानना चाहूंगा। तो अब पढ़ेंगे हम लोग, जो कि उसका अगला, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया गया है, आप देख सकते हैं। और उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप उसको जा करके उसे आप जा करके देख सकते हैं, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिएगा, मैं आप यहाँ से देखेंगे जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। जैसे क्वेश्चन क्या है आपका, सीधे पॉइंट पे आते हैं हम लोग, ठीक ना। किस पे आते हैं? पॉइंट पे आते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस हिंदी प्रैक्टिस सेट दूसरे का ही है, दूसरे का पार्ट आपका दूसरा है। तो आप इसमें देखेंगे कि हिंदी की ओष्ठ व्यंजन क्या है। तो मैं बता दूं, अ जो है, आ है, अ है, आ है, अ है, और प्लस क वर्ग जो है, यह जो होता है कंठ से बोला जाता है। किससे बोला जाता है भाई? कंठ से बोला जाता है। किससे? कंठ या कंठस्थ बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये जो था है, इसमें तवर्ग को भी आप अगर कह ले, तवर्ग को कह ले, तो आप इसमें य को कह ले आप, ठीक है। ये दंत में आएंगे। किस में आएंगे भाई? दंत में आएंगे, ठीक है। भाव में आप जान जाइए, पवर्ग को ले लीजिए, पवर्ग को ले लीजिए। उसमें अगर आप ये जानना चाहे, पवर्ग को देख लीजिए। पवर्ग के बाद आप छोटा अंक को देख लीजिए, बड़ा अंक को देख लीजिए। यह जो उच्चारण स्थान होगा, ओष्ठ से होगा। किससे होगा? ओष्ठ से। और ओष्ठ से ही पूछा कि बताइए क्या होगा। तो ये आपका ऑप्शन ज आता है च वर्ग में, च वर्ग में, च वर्ग से बोला जाता है, आलू से बोला जाता है। और बताया था मैं कि प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर भैया, प्रत्येक वर्ग का पांचवा जो अक्षर है, प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा अक्षर है, वह किससे बोला जाता है? अनुस्वार से। किससे? अनुस्वार से या नासिक। अनुस्वार या क्या आप कह सकते हैं? नासिक। ये जो है प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर। तो सवाल पूछेगा प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर का उच्चारण क्या, तो आप इस तरीके से बता पाएंगे। आगे देखेंगे, आगे जो देखेंगे, आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो आपका है सिस्टम, ये जो आपका दिख रहा है, अब आप इसमें देखेंगे कि आप इसका किस तरीके से क्या है। तो आप किस विराम चिन्ह का प्रयोग किसी वाक्य में दो विपरीत विचारों के बीच करेंगे। विपरीत विचार अभी मैंने आपको पढ़ाया कि रात दिन, तो रात दिन में यही ना लग रहा था। विपरीत का मतलब क्या? उल्टा। क्या? विलोम। क्या बोल रहा है भाई? विलोम। ये बताइए, इसमें किसका प्रयोग करते हैं? किसी का ना प्रयोग करते हैं। तो इसमें कौन सा दिख रहा है? योजक ही ना। ये योजक है, ये पूर्ण विराम है, ये अर्ध विराम है, ये अल्प विराम है, और इसको मैंने बोला था कि ये संक्षेप है। ये क्या है भाई? संक्षेप है। इसी को मैं बताया था कि ये लाघव है। इसी को मैंने बताया था, इसको संक्षेपीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? संक्षेपीकरण के नाम से भी इसको क्या करते हैं, जानते हैं। ये जो होता है, मैंने बोला था इसे त्रुटि पूरक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? त्रुटि पूरक। रोहन समझ में आ रहा है? इसी को बोलते हैं हंस पद। क्या बोलते हैं भाई? हंस पद आपको इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो होता है इधर ऐसे ऐसे वाला, इसको पुनरुक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुनरुक्ति बोलते हैं। और इसी को अगर ऐसे ऐसे करके दे, इसी को उदाहरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उदाहरण। क्या बोलते हैं भाई? उदाहरण बोलते हैं, ठीक है। और ये आपको पता ही है कि ये क्या प्रश्नवाचक है। और आपको ये पता ही है, ये पता है, ये जो है आपका इस तरीके से हमने बोला माइक होगा, ऐसे इसको लेंगे तो संबोधन कर देंगे, यानी कि ये संबोधन का है, संबोधन का है। और इसी को विस्मयादि बोधक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक। और इसके गुरु जो हैंगे, गुरु जो है कामता प्रसाद गुरु है। विराम चिन्ह के जो गुरु है वो कौन है? कामता प्रसाद गुरु। और इनके अनुसार संख्या, इनकी संख्या कितनी होती है? 20। और पूछेगा किसका नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि जो आपका उप विराम है, इसको बोलते हैं उप विराम। थोड़ा ध्यान से देखिएगा,
इसको बोलते हैं उपविराम। ये क्या है भाई? उपविराम। जो ऐसे दोनों लगता है ना, जैसे बोलते हैं कि 2:4, ये अनुपात में बोलते हैं ना हम, लेकिन ये है जो हिंदी में इसको उपविराम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उपविराम। एक बात तो थोड़ा सा याद रखिएगा, सवाल में समझने में अगर डाउट होगी आपको तो दिक्कत है। किस विराम चिन्ह का प्रयोग किसी वाक्य में दो विपरीत विचारों, तो रात भी दो विपरीत हो गया, लाभ हानि, इनके बीच में इसी का प्रयोग करते हैं। और ये क्या है भाई? ये योजक है। आपको शायद हमारी बातें बिल्कुल समझ में आई होगी। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिएगा, आप खुद सोचिए कि सर इस पे कौन सा होना चाहिए। कह रहा है कि कानों सुनी बात पर। अब आप देखिए किसका रखा है, कर्ता का नहीं, ये तो नहीं होता। कर्म को नहीं, ये तो को का प्रयोग होगा ना, इसमें ने का कहीं प्रयोग हुआ ना इसमें को का, तो ना तो कर्म कारक और ना ही कर्ता कारक और नहीं कर्म। अब करण में क्या से होता है या के द्वारा होता है, से होता है या के द्वारा होता है। और ये किसके लिए बात होती है? सटल है। किसके लिए बात होती है? सटल है। अब भाई जब ये हो ना हो राजू, तो कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, यह संप्रदान के लिए होगा। क्या हो गया? कानों सुनी बातों पर यकीन मत करो। तो ये कर्ता ने कर्म को करण से, अब ये आप थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें रेखांकित कह रहा है, किस पे कहा है? ये यकीन मत करो, यानी कि कानों सुनी बात पर यकीन मत करो। थोड़ा सा इसको देखिएगा आप लोग, क्या होगा? ये कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए किसी पर यकीन मत करिए। कानों सुनी बातों पर किसी का यकीन मत करिए। ये जो होगा ना आपका, ये जो होगा संप्रदान कारक होगा। बिल्कुल सही जवाब है। आप देख सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल बताइएगा कि सर आपने यहाँ गलत बताया था। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, अधोलिखित, अधोलिखित जो है कि प्रश्न में पूछा है कि बताइए अकर्मक क्रिया। मैं बोला था अकर्मक क्रिया, थोड़ा सा बताइए आप लोग, कमेंट करिए जल्दी। अब जल्दी बताइए कि सर इसमें कौन सा होगा। इसलिए कि मैंने बताया था आपसे कि अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया। मैं बोला था कैसे पहचानेंगे कि अगर कोई वाक्य होगा उस वाक्य में क्रिया से पहले क्या लगाइए, अगर उसके बदले उत्तर मिलेगा तो सकर्मक है, और नहीं तो क्या अकर्मक। मैं क्या पढ़ता हूँ? पुस्तक पढ़ता हूँ, उत्तर मिल रहा है, यानी कि ये सकर्मक है। यानी कि ये क्या है भाई? सकर्मक है। मैंने बोला था कि पढ़ना एक सकर्मक क्रिया है। ये चीजें तुम्हारा जी ललचाती है। क्या ललचाती है? तो जी ललचाती है। श्याम सोता है, अब श्याम क्या सोता है? गलत है, इसका उत्तर नहीं मिल रहा है। यानी कि पहुंचेगा किसके साथ भाई? अकर्मक है। वो अपना सिर खुजलाता है। क्या खुजलाता है? तो सिर खुजलाता है। उत्तर मिले तो सकर्मक है। अगर बोलता है कि मैं घर जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ, तो अगर सवाल पूछे कि मैं क्या जाता हूँ, तो उत्तर मिलेगा नहीं। अगर उत्तर नहीं मिलेगा तो अकर्मक है, अगर मिल जाता तो ये क्या है? सकर्मक है। तो शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। अब देखिएगा, अब देखिएगा, बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है भाई, लाजवाब क्वेश्चन है कि बताइए मुहावरा शब्द किस भाषा का शब्द है। तो भैया आपको मैं बता देना चाहता हूँ, यह उर्दू का शब्द है। किसका है? उर्दू का शब्द है। जिसका नाम होगा आपका, जिसका नाम होगा आपका मुहावरा शब्द किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू भाषा का है। कौन सा? उर्दू भाषा का। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे। अब दिया है कि भवन का अग्र हिस्सा अति भव्य है। भवन का अग्र हिस्सा अति भव्य है। भवन का अग्र हिस्सा अति भव्य, रेखांकित का विलोम शब्द। अग्र का मतलब क्या होता है भाई? आगे होता है। अग्र का मतलब क्या होता है? आगे। अब आगे जो होगा, अब अग्र का मतलब आगे होगा तो भाई सीधी सी बात होगा पीछे होगा। तो आप जो होगा पश्चिम देख लीजिए, पीछे देख लीजिए, सबसे बेस्ट क्या होगा आपका? पृष्ठ होगा। क्या होगा? पृष्ठ का मतलब क्या आपका? पीछे। आप देखिए पीछे भी आप सही कर सकते हैं कि अति भव्य है, यानी कि ये पीछे भी कह सकते हैं, लेकिन ये सही उत्तर जाएगा किसके साथ? पृष्ठ के साथ। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे। मुद्री, ये जो दिया है आपका मुद्री शब्द का, मुद्री शब्द का विलोम क्या होगा? मुद्री शब्द, सॉरी तत्सम शब्द, मैंने तत्सम का मतलब बताया कि देखिए अब इतना जान जाइएगा, तत्सम का मतलब जान जाइए अगर आप, कि संस्कृत के समान दिख जाए। किसके समान दिख जाए?
संस्कृत के समान देखिए, जिसमें आपका अलव्य श, मूर्धन्य श हो, क हो, र हो, त्र हो, री हो, र हो, ज्ञा हो, व हो, ठीक है। अगर इस तरीके से शब्द होगा, उड़ंतु आ रहा हो जिसको चिड़ैया रहा बोलते हैं, इसमें विसर्ग हो, विसर्ग हो, अगर ये दिखता है तो भैया आपका समझिए कि ये तत्सम है। यह पढ़ने में आपको संस्कृत जैसा दिखता है। मुद्री का तत्सम रूप है, देखा कि मैं संस्कृत मुद्री बा, मुंदरी बा, मुद्रिका बा, मुद्रिका बा। अब बताइए थोड़ा सा इसमें देखिए, संस्कृत देखिए, मुद्री तो हो ही ना, मुंदरी भी नहीं होगा, मुद्रिका हो या तो हो ही ना तो हो। अब मुद्रिका सही कौन सा संस्कृत में दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और जानिएगा कि जो तद्भव का रूप होता है, तद्भव का जो रूप होता है, वो तद्भव में अगर अगर आप व अगर का प्रयोग होगा, अगर ख का प्रयोग होगा, अगर र का प्रयोग होगा, अगर चंद्र बिंदु का स्पष्ट रूप से हो, चंद्र बिंदु का, तो आप समझिएगा कि वह तद्भव शब्द है। और उसका भी नहीं तो बिगड़ा हुआ रूप दिखेगा। बिगड़ा हुआ रूप अगर मैं बोलूं कि घृत है और मैं बोलूं कि घी है, इसमें री लगा है कि नहीं लगा। अब मैं बोलूंगा कि विवाह है, मैं बोलूंगा विवाह है, और मैं बोलूंगा ब्याह है, क्या है भाई, ब्याह है। मैं बोलूंगा सुअर है, सुअर है, मैं बोलूंगा सुंदर दुल्हा है, सुंदर दुल्हा है। अब जैसे सुअर, आप अब मान लेते हैं सुअर का मतलब होता है सुंदर दुल्हा, सुअर का मतलब होता है सुंदर दुल्हा। आपका हानि क्या है कि मान लेते कोई लड़की टेट वेट की तैयारी कर रहे अपनी सहेली के शादी में गई, और जाने के बाद अब जा करके बोली बैंड पार्टी बजा दमड़ दमड़ पी 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 चल रहा है, और उसी में गई तो भाई देखी, जाके बोली कि अरे सखी, अरे तुहार तो दुल्हा सुअर बा। अब भाई दुल्हन जौन बा की किरण कही की पानी पियलू, वो बोली कि ना, तो कही कि अगर पियले तबो भाग जा, नहीं को पियले तबो भाग जा, हमार दुल्हा के तो सुअर कहते। वो फिर समझाई कि अरे पागल हो क्या जी, इसमें सु धनवर होता है, सु मने सुंदर, वर मने दूल्हा। तब बोली कि दूगो लड्डू और भी बढ़ा के खा लो। इसका मतलब ये भी संस्कृत का शब्द है। आप घृत में देख रहे हैं ना, तो ये संस्कृत जैसा दिख रहा है। विवाह में देख रहे हैं तो संस्कृत जैसा, लेकिन ये बिगड़ा हुआ रूप दिख रहा है। ये बिगड़ा हुआ जैसे बोलेंगे दही, और इसका होता है दही। आप थोड़ा देखिएगा कि कौन बिगड़ा हुआ रूप दिख रहा है, दही दिख रहा है। संस्कृत जैसा क्या दिख रहा है, दधी। तो ये तत्सम है और ये क्या है, तद्भव है। तो आप हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे। आगे देखेंगे, आगे जो है, अब देखिए, अब इसमें आप देख सकते हैं। अब बताइए, मेरे भाई के लिए किसमें आता है, संप्रदान कारक में, ये होगा ऑप्शन सही। आगे देखेंगे यार, आगे देखेंगे, आगे देखेंगे। अब देखिए निरामिष दिया है, देखिए निरामिष दिया है, देखिए क्या दिया भाई, निरामिष। अब निरामिष में अगर आपसे उपसर्ग पूछ देता तो निर होता है, क्या होता है, निर। और धन क्या होता है, आमिष। उपसर्ग कहाँ लगता है, आगे ही ना लगता है, दोनों का अर्थ होगा। तो निर ये सही होगा उपसर्ग में, मूल शब्द आमिष। लेकिन पूछा कि निरामिष शब्द का किस वाक्य हेतु प्रयोग हुआ, जो मांस खाता है, जी नहीं, जो आमिष यानी कि जो मांस नहीं खाता है उसी को क्या बोलते हैं, निरामिष। यही ऑप्शन क्या है आपका, सही है। जो मांस और शाक दोनों खाता है, जो शाक खाता है छोड़ दीजिए, ये बस केवल आप जानिए कि ऑप्शन ये आपका सही होगा। जो मांस नहीं खाता है उसी को क्या कहते हैं, निरामिष। निधन आमिष, आमिष का मतलब होता है मांस, और नी का मतलब नहीं, यानी कि जो मांस नहीं खाता उसी को क्या कहते हैं, निरामिष कहते हैं। थोड़ा सा देख लीजिएगा, आप याद रख लीजिएगा। कुछ बातें मैं बता देना चाहता हूँ आपसे, कुछ बातें मैं बता देना चाहता हूँ आपसे, कि ये जो आपका बातें है, चलिए इतना देख लीजिए आप लोग, ठीक है। ये देखने के बाद अब आप ये करने के मतलब हम क्या कहना का चाहते हैं, थोड़ा सा ये देख लीजिए। जैसे आप ये जानिएगा, जैसे आप याद रखिएगा, पेट में लगी आग, पेट में लगी आग को क्या कहेंगे, जंगल में लगी आग को क्या कहेंगे, जंगल में लगी आग को क्या कहेंगे। आप
पानी कहीं देता है, न तो कहीं देता है समुद्र। क्या देता है? समुद्र में लगी आग को क्या कहते हैं? जो उपकार मानता है, जो उपकार को मानता है, जो उपकार को मानता है, जो उपकार को मानता है उसे क्या कहते हैं? जो उपकार नहीं मानने वाला, नहीं मानता हो, जो उपकार नहीं मानता हो उसे क्या कहेंगे? ठीक है, आप ये जानिए कि कम से कम ये इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। जो जानने का इच्छा रखता है, जो जानने की इच्छा रखता है, जानने की इच्छा रखता है उसे क्या कहेंगे? आप इतना मैं बताऊंगा आपको, आप इतना जान जाइए कि अगर किसी के अंत में सा लगा है तो इच्छा करना होगा, इच्छा करना होगा। अगर कहीं ये सा लगा है तो इसका मतलब इच्छा रखना होगा। अगर यहीं सू लगा होगा तो करने वाला होगा, क्या? इच्छा करने वाला। यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ को आ सकते हैं, इच्छा करने वाला। ठीक, अब अगर ये सु होगा, इच्छा रखने वाला, इच्छा रखने वाला। अब देखिए, अगर गया होगा तो जानने वाला, गया होगा तो भाई जानने वाला। अब ये कहने का मतलब, अगर जा होगा तो उत्पन्न होने वाला, उत्पन्न होने वाला, उत्पन्न होने वाला या जन्म लेने वाला। अब देखिए, अब ये अगर जा होगा, जा होगा तो उत्पन्न होने वाले, उत्पन्न होने वाली, होने वाली या जन्म लेने वाली, या जन्म लेने वाली। मैं कहना क्या चाहता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। कहना मैं क्या चाहता हूँ, अगर किसी के अंत में लग गया, जैसे अगर आप कह लीजिए जिज्ञासा, क्या कह लीजिए? अगर आप कह लीजिए मान लेते हैं, अगर कह लीजिए पिपासा, क्या कह लीजिए भाई? पिपासा। अब पिपासा का मतलब पीने की आशा लग गया तो इच्छा, पीने की इच्छा करने को क्या कहते हैं? पिपासा कहते हैं। क्या कहते हैं? पिपासा। अगर यही ये सा लग जाता तो पीने की इच्छा रखना। अगर ये सु लग जाता दांती सा वाला तो पीने की इच्छा करने वाला। अगर ये सु लग जाता तो पीने की इच्छा रखने वाला। जैसे जिजीविषा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जिजीविषा, ये बोलते हैं जिजीविषा। तो जिजीविषा मतलब जीने की, और ये सा लग गया मतलब इच्छा रखना। जीने की इच्छा रखना को क्या बोलते हैं? अगर कोनो में दांती सा अंत में बा तो देखो कि कौन विकल्प बा जो में लिखल बा इच्छा करना। अगर ये मूर्धानी सबा भैया तो देखिए कि किस में लिखा है इच्छा रखना। अगर दांती समय शुभ है तो देखिए कि किस में इच्छा रखने वाला दिया है। अगर मूर्धानी समय शुभ है तो देखिए कि किस में रखा है जानने की इच्छा रखने वाला। अगर ये सु होगा तो इच्छा करने वाला, ये सु होगा तो रखने वाला। अब देखिएगा, अब जैसे देता है अल्पज्ञ, क्या देता है? अल्पज्ञ। तो अल्प का मतलब क्या होता है? कम। अज्ञ का मतलब क्या? जानने वाले, यानी कि कम जानने वाले को एक शब्द में क्या बोलते हैं? अल्पज्ञ। जैसे होता है सर्वज्ञ, क्या होगा? सर्वज्ञ। सर्व माने क्या? सब कुछ। अज्ञ माने जानने वाले, सब कुछ जानने वाले को क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ। एक होता है बहुअज्ञ, क्या होता है भाई? बहुअज्ञ। बहु माने क्या होता है? बहुत। ज्ञ मतलब क्या होता है? जानने वाला। ज्ञ का मतलब जानने वाला, बहुत जानने वाले को बोलते हैं बहुअज्ञ। अब देखिएगा, पेट में लगी आग, बड़ा बड़ा जबरदस्त तरीका है। आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछे जाते हैं बहुत, अपने आप में ही अच्छे हैं। पूछा गया है पेट में लगी आग, तो पेट में लगी आग को बोलते हैं जठराग्नि, जठराग्नि। ठीक, अब देखिए, जंगल में लगी आग को दवानल बोलते हैं, दवानल बोलते हैं, नहीं तो दवाग्नि बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? दवाग्नि। पानी में लगी को क्या बोलते हैं? पानी में या समुद्र में लगी आग को बोलते हैं बड़वाग्नि। क्या बोलते हैं? बड़वाग्नि। क्या बोलते हैं भाई? बड़वाग्नि। क्या बोलते हैं? बड़वाग्नि। जो उपकार को मानता है उसे बोलते हैं कृतज्ञ। क्या बोलते हैं? कृतज्ञ बोलते हैं, कृतज्ञ। और दिया है कि जो उपकार को नहीं मानता है उसको बोलते हैं कृतज्ञ, कृतज्ञ। क्या बोलते हैं? कृतज्ञ। यानी कि न जब लगी तब नहीं खाती, और जब न ना लगी तो मानने के लिए। अब जो जानने की इच्छा करता है, वो जो जानने की इच्छा, उसी को बोलते हैं जिज्ञासा। क्या बोलते हैं? जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा रखने को जिज्ञासा। मैंने बोला कि ज्ञ अगर अंत में लगा होगा तो जैसे अल्पज्ञ है, अल्प का मतलब कम, ज्ञ का मतलब जानने वाले, कम जानने वाले को बोलेंगे अल्पज्ञ। सर्वज्ञ का मतलब सर्व का माने सब कुछ, अज्ञ माने जानने वाला, सब कुछ मानने वाले को सर्वज्ञ कहते हैं। बहुअज्ञ, बहु माने बहुत कुछ, अज्ञ माने जानने वाले, बहुत कुछ को जानने वाले को क्या बोलते हैं?
बहुअव्ययी। अब उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने लिखा है ज, जैसे कहने का मतलब है पंकज, तो आप जानिए कि ज का मतलब जन्म लेने वाला, पंक का मतलब क्या होता है कीचड़, कीचड़ में जन्म लेने वाला या कीचड़ से उत्पन्न होने वाला, तो यह हो जाएगा पंकज। अगर यहीं पे हो जाता पंकजा, क्या हो जाता भैया पंकजा, या हो जाता भूमिजा, क्या हो जाता भूमिजा। तो पंक माने कीचड़, जा लग जाएगा, जा लगेगा तो उत्पन्न होने वाली स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगर आपका अगर ज लगेगा तो उत्पन्न होने वाला, इसलिए लड़कों का नाम पंकज होता है, लड़कियों का नाम पंकजा होता है। लड़कों का नाम सरोज होता है और लड़कियों का नाम सरोजा होता है। तो ज होगा तो पुल्लिंग शब्द, जा होगा तो स्त्रीलिंग शब्द। जैसे भूमिजा, भूमिजा किसको बोलते हैं, ये बहुब्रीहि समास है, सीता जी को बोला जाता है भूमिजा। न कहला कि ये धरती तू फाटा हम ढूंढी, वह वाली कहानी भी है, ठीक है। तो सरस्वती सीता जी वाला है। भूमिजा माने भूमि से, जा माने उत्पन्न होने वाली या जन्म लेने वाली भूमि से। एक होता है शैलजा, शैलजा जानते हैं किसको बोलते हैं, पार्वती मैया को बोला जाता है। बोलो पार्वती मैया की सैया की जय। शैलजा, तो शैलजा का मतलब होता है शैल माने पत्थर, जा माने उत्पन्न होने वाली, जा लग गई तो उत्पन्न होने वाली, जो लग गई तो उत्पन्न होने वाली। कोई दिक्कत, मैं बस इसलिए बताना चाहता हूँ कि क्या होगा तो कोई विकल्प जानने वाला हो तो टिक मारिए, अगर कहीं सा दिया हो तो विकल्प इच्छा करना दिया हो तो टिक मारिए, अगर कहीं रखना दिया तो, अगर पेट भरुआ वाला सा दिया तो टिक मारिए, अगर कहीं इच्छा करने वाला दिया तो ऐसु, तो सु याद कर ली। एगो दांती सा, एगो मूर्धानी सा। दांती समीक्षा करने वाला, मूर्धानी समीक्षा रखने वाला, ज्यो मने जानने वाला, जो मने उत्पन्न होने वाला, जा मने उत्पन्न होने वाले। जैसे एक बोला जाता है अग्रज, अग्रज मतलब जानते हैं किसको बोलते हैं, बड़े भाई को अग्रज बोलते हैं। अग्र मने आगे, ज मने जन्म लेने वाला, आपसे आगे कौन जन्म लिया होगा, आपका भाई, बड़ा ही भाई तो लिया होगा ना, उसको बोलते हैं अग्रज। एक बोलता है अंडज, क्या बोलते हैं अंडज, अंड माने अंडा से, जब माने उत्पन्न होने वाला, जो अंडे से उत्पन्न होने वाला होता है। जैसे क्या कह देंगे, मुर्गी के अंडा से कह देंगे। चमगादड़ अंडा नहीं देती है, ये बच्चा देती है। जब एनालिसिस पढ़ेंगे, सादृश्यता रीजनिंग में पढ़ेंगे तो उसको छाटा जाता है, उस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। पर कोई बात नहीं है, आपके साथ हमारी बातें बिल्कुल समझ में आई होगी, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट। आगे देखिए आप, रोहन जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आप इसमें बताएंगे कि इसमें कौन सा जो है कि विकल्प सही होना चाहिए, इसमें कौन सा विकल्प सही होना चाहिए, बताइए। विशाल जी आप भी बता सकते हैं, इसमें कौन सा विकल्प जो है कि सही हो सकता है। सवाल है इनमें से समूहवाचक, चिरकुट सवाल है, लेकिन आप लोग बताइए समूहवाचक। बोलिए सेना, बिल्कुल सही जवाब, आप लोग जीत चुके हैं 20 लाख रुपया। लेकिन जब आपकी नौकरी लग जाएगी पुलिस वाली तो अपने आप अकाउंट में जाता रहेगा, वो आपको पता भी नहीं चलेगा और अकाउंट में जाता रहेगा। देखिए अगर सेना दे, दल दे, गिरोह दे, गिरोह दे, ठीक है, दल दे, गिरोह दे, गुच्छा दे दे, क्या दे देगा, कक्षा दे, कक्षा ना होला, कक्षा होता है, ठीक है। मेला दे दे भैया, मंडी दे दे, क्या दे दे मंडी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मेला, मंडी, ठीक है। कक्षा, कक्षा फिर नहीं कक्षा, और दल तो आप जानते ही, ये तीनों जो चीजें हैं अपने आप में ब्रांड है, पूछा जाते हैं। अब राम जो है एक की बात किया है, तो ये क्या हो गया व्यक्तिवाचक, क्या हो गया व्यक्तिवाचक है। क्या हिमालय एक ही होता है क्या, क्या हिमालय एक ही होता है क्या, अनाज एक ही होता है क्या, ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या होगा। अनाज में अगर मैं चावल भी बोलूं राजू तो यह जातिवाचक ही में आएगा, इसलिए कि चावल में चिंटुआ चावल, मोटका चावल, मंसूरिया चावल, पूरा चाउरे चावल, बासमती चावल बड़की वाला, ठीक ना। सावधानी से आजकल तो प्लास्टिकों के चावल चला था, ठीक है। सावधानी हटी दुर्घटना, पूरा खेला हो गए, ठीक ना। तो इस शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। आगे देखेंगे आगे की कहानी क्या है, ये देखिए बड़ा लाजवाब। अब इस पे निकालिए, इस पे आप लोग बताइए क्या सही होगा, जैसे इस पे क्या होना चाहिए। अब देखिए ये टूटेगा तो भाई टूटेगा तो यहीं से टूटेगा, त्रिपुरा धनारी, त्रिपुर धनारी होगा नहीं, त्रिपुर त्रिपुर तो होगा नहीं, त्रिपुरा होगा, या तो ये होगा नहीं तो ये होगा, ये होगा त्रिपुरा धाम आरी, लेकिन इस आरी में छोटी रहेगा, इसलिए जो मिस प्रिंटिंग हुआ है ये होगा आरी,
क्या होगा, आरी। त्रिपुरा धन आरी। और कौन सा संधि होगा, आ आया है ना, तो जब आ बड़ी और बड़ा हुआ आता है तो वह कहलाता है क्या चीज, दीर्घ स्वर संधि। जिसके कपार पे एक लाठी होता है वह गुण कहलाता है, जिसके कपार पे दूगो लाठी होता है ससुरा, वो जवान होता है, ये कहलाता है वृद्धि स्वर संधि। और जब गोड़ पे लाठी बजेगा तो बाबू टूटेगा ना जी। और जब यह से पहले लंगड़ आ जाएगा, भजकते भजकते जैसे प्रत्यक्ष आया लंगड़, जैसे आ गया स्वागत, अरे भैया आया लंगड़, वह से पहले लंगड़, यह से पहले प्रत्याहार आ गया, प्रत्याहार आ गया, इत्यादि आ गया भैया, क्या आ गया जी, इत्यादि, यह से पहले लंगड़, अन्वय आ गया, अन्वय आ गया वो से पहले लंगड़। अगर आप देखेंगे पितराज्ञा, पितराज्ञा में देखेंगे तो तरह आपको पता है कि हाफ तो धंधा मिल रहा है तो तरह बन जाए, रोज से पहले लौंगड़ है, ससुरा लौंगड़ आया तो बस खेला हो पे ये पहुंचेगा यण स्वर संधि के साथ, किसके साथ, यण स्वर संधि के साथ। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन देख सकते हैं, वर्णमाला कहते किसे। देखिए बड़ा लाजवाब सवाल है, यहाँ से थोड़ा सा फैक्ट हम बताएंगे और बहुत ही जबरदस्त फैक्ट होगा। आप देखिए कहना क्या चाहते हैं, सब कहना क्या कहते हैं, शब्दों समूह को शब्द का कोई सवाल ही नहीं, वर्णों के संकलन को जी नहीं, शब्द गणना को जी नहीं, नहीं पता है, यही बच गए, यही आपका नो डाउट्स। वर्णों के व्यवस्थित समूह या व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला का थोड़ा सा फैक्ट हम पढ़ेंगे। वर्णमाला में आप ध्यान दीजिएगा, अगर वर्णमाला में अगर आपसे कुल कुल या मूलतः वर्णों की संख्या पूछेगा ना तो जवाब आपका होगा 52, किसका, 52। अगर आपसे पूछेगा कि हिंदी में भी कितने वर्णों का प्रयोग करते हैं तो भी 52 का। अगर आपसे पूछेगा देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि में भी कितने वर्णों का हम प्रयोग करेंगे, देवनागरी लिपि में तो भी कितने वर्णों का, 52। ये बाबू 52 होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा एक स्वर होता है इसमें और एक आपका क्या होता है, व्यंजन। तो अब यदि आपसे सवाल पूछेगा, अभी तक तो ये पूछा कि हिंदी में कितने वर्णों का प्रयोग, तो 52 जी 52। और जब पूछेगा कि हिंदी देवनागरी लिपि में बताइए कितने वर्णों का प्रयोग, तो भी कितना, 52 सवाल पूछा जाता है कि देवनागरी लिपि में मूलतः कितने वर्णों का प्रयोग करते हैं, कितने, 52। वर्ण कह दिया यानी कि स्वर और व्यंजन दोनों, लेकिन घुमाएगा सवाल तो पूछ सकता है कि देवनागरी लिपि में कितने स्वरों का प्रयोग किया जाता है, तो 11 जी, और बच गया 41 जी। तो स्वर पूछेगा तो 11 बता देंगे, अब व्यंजन पूछ देगा तो 41 बता देंगे। अब वो कुल पूछ देगा मूलतः तो 52, लेकिन तनी दाबी के बोली कि कितना होता है, तो 44 होता है, कितना, 44। अगर तनी दाबता 44 पूरा डांफता, एक मतलब बा टाइट बोला नहीं, क्या बुझा बुझवाते, हेहू में लो, हेहू में लो, पूरा लो। अब देखो हेहू में लो, हेहू में लो पूरा, यानी कि पूरा मन मोह ले लो, 52, 52। और बच के जो कितना, तो क्या हो गया, 44। अब पूछी तो से कि स्वर कितना होता है या कुल कितना होता है, कुल कितना होता है, तो जवाब होगा 11। कितना, जवाब। अब ये मत कहे कि अरे यार एगो अंग छूट रहा है, एगो अ छूट रहा है, कितना तो सही है सर, 11 कुल दूगो जोड़ेंगे ना जी, हम कहेंगे बात पागल हो का। इसको ना अयोगवाह कहते हैं, क्या कहते हैं, अयोगवाह। इसी को ना नपुंसक वर्ण कहते हैं। नपुंसक मैंने समझ रहा ना, बाजार खत्म हो गया हो, एकदम आइटम पूरा खत्म हो गया। अयोगवाह का मतलब होता है, आप जाने जाइए, डॉक्टर किशोरी दास वाजपेयी ने, किसने, डॉक्टर है पूरा ऑपरेशन कर देंगे, डॉक्टर किशोरी दास वाजपेयी, डॉक्टर किशोरी दास वाजपेयी एक थे जिन्होंने बताया कि अयोगवाह को किस अंग और क्या है, अयोगवाह। और इन्होंने बताया कि ना तो इसको स्वर में गिना जाता है और ना ही व्यंजन। अरे राजू, ना तो स्वर की कहानी है ना तो व्यंजन, तो एगो धीरेन्द्र वर्मा थे, कौन थे जी, धीरेन्द्र वर्मा। एकदम ही जो है कि जियरा गाजर करे वाले आदमी है धीरेन्द्र वर्मा, ही कह क्या ही दादा, ये ना स्वर है ना ही व्यंजन, इसका मतलब मार्केट खत्म है जी। और जब मार्केट खत्म है इसका मतलब पहुंच गया कि चलो इसी बहाने हम इसको कौन सा वर्ण कह देते हैं, नपुंसक वर्ण। इसका मतलब अगवा पूछेगा तो भी दो बताएंगे, नपुंसक वर्ण पूछेगा दो,
और कितना स्वर पूछेगा तो 11, फूल भी पूछेगा तो कितना 11। यदि प्रकार पूछ देगा ना तो 2 बताएंगे। कितने प्रकार के 2। एक आपको पता है कि हर्ष स्वर, इसी को मूल स्वर भी कहते हैं, और एक होता है दीर्घ स्वर। क्या होता है भाई? दीर्घ स्वर। तो शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी, नो डाउट। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे। अब देखिए दिया है आपका क्या कि व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं। व्यंजन है और स्वर है, ये संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? ठीक है, वर्ण का मतलब क्या होता है? अक्षर। ये क्या होगा भाई? अक्षर होगा। क्या होगा? अक्षर होगा। इस तरीके से आप आसानी से वर्ण कह सकते हैं। अक्षर का मतलब तो इसका होगा कि जिसका चरण हो सके। आप व्यंजन जो होगा, स्वर होगा, आप यह वर्ण इसलिए कह रहे हैं कि वर्ण में ही क्या आता है? व्यंजन आता है। और व्यंजन आपको पता है कि हाँ पद नाम मिलता है, ये व्यंजन हो गया, और यह आपका स्वर हो गया। ये जब आपस में मिलेंगे तो एक बनाएगा क, और ये एक प्रकार का है वर्ण। इसलिए आप किसके साथ चलेंगे? उनके साथ चलेंगे। आगे देखेंगे भैया, आगे देखेंगे। देखिए बताइए थोड़ा सा, इसमें कौन सा जो है, इसमें कौन सा जो है, इसमें कौन सा आपका जो है कि बताइए इसमें कौन सा आपका थोड़ा सा कहला दिखाते हैं। बताइए इसमें कौन सा आपका लघुर्मी में कौन सी संधि है? बड़ाऊ का मतलब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? वियोग तो होगा नहीं, व्यंजन संधि होगा नहीं, ये भैया तो ये दीर्घ होगा। और दीर्घ जो नहीं है तो ये दीर्घ किसका भाग है? स्वर संधि का। किसका? स्वर संधि। स्वर संधि जो होते हैं, स्वर संधि जो होता है यह होता है 5 प्रकार का। कुछ नहीं याद है, आइए हमारे साथ। ठीक, याद रखिए दिगु अग्रीय। क्या याद रखिए? दिगु अग्रीय, दीर्घ, गुण, अयादि, वृद्धि, यण, ब्राह्मण। बाबू इसकी संख्या कितनी हो गई? अगर दीर्घ होता दीर्घ से, लेकिन नहीं है तो इसलिए स्वर संधि के साथ हम क्या करेंगे? चलेंगे। आगे देखेंगे भाई, आगे जो देखेंगे ये आप देख सकते हैं। इसमें क्या कहानी है, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि बताइए, बताइए ये सवाल आपसे है कि आग्नेय अग्नि शास्त्र है क्या? अग्नियास्त्र यही है। अग्नियास्त्र का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? देखिएगा, अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूं अगर, तो ये तो आपका अगर देखेंगे तो ये दीर्घ संधि का पहचान कि आ का मंत्र है, तो सीधी सी बात है आग्नेय तो होगा, नो डाउट आग्नेय तो होगा, और प्लस अस्त्र होगा। अस्त्र तो होता नहीं, प्लस अगर ऐसा कोई आपको दिख रहा है, अगर आपको दिख रहा है यानी कि यह विकल्प आप किसके साथ चलेंगे? पहले का साथ चलेंगे, अग्नेय। इसलिए आपको पता है कि अ या आ, अ या आ जब मिलता है तो आ बनाता है। और आपको पता होना चाहिए कि ये पहले शब्द का अंत होता है और ये दूसरे शब्द का प्रारंभ होता है। ये दूसरे शब्द का क्या होता है? प्रारंभ। अगर देवालय ही दिया हो, अगर देवालय ही दिया हो, तोड़ना है तो मात्रा यहीं पे, तो जहां पे है वहीं पे लिखेंगे। तो अब पहले शब्द का अंत में जो तोड़ेंगे, जहां से मात्रा है वहीं से तोड़ेंगे, लेकिन बिना मात्रा का लिखेंगे, बिना मात्रा के। अब ये आपको कह रहा है कि आ बनाना, आ ही की खेला चल रहा है। अब इसमें या तो पहले शब्द के अंत में या तो अ दे दीजिए, नहीं तो आ देव देंगे, अ देंगे तो देव होगा, आ देंगे तो देवा होगा। ये बताइए देव होता है कि देवा होता है? देव होगा। ये जौन बाकी जिद्दी फिल्म ना बाबू, सही देवला के जिद्दी फिल्म नहीं के चला कि देवा नाम रही, देव होगा। अब या तो यहाँ अ से स्टार्ट करना है, नहीं तो आ से। अ से करेंगे तो अलय होगा, आ से करेंगे तो आलय होगा। ये बताइए आलय होता है कि अलय होता है? लड़का का जवाब आया नहीं सर, ये तो आलय होता है। उसी तरीके से अस्त्र होता है, न कि अस्त्र होता है। अरे ये तो ऐसे ही गलत है, इसलिए कि इसमें आ आना चाहिए तो नहीं आ रहा है, इसमें भी आना चाहिए तो नहीं आ रहा है। इसलिए ऑप्शन सही होगा कौन सा आपका? आग्नेय धन अस्त्र। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे भाई। अब देखिएगा, बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है। विशाल जी का जवाब आया है 343। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी।
यह किस अनुच्छेद में कहा गया? तो मैं बता दूं कि संविधान में, कहाँ पे भैया, संविधान में राष्ट्रभाषा, सॉरी राजभाषा, क्या भाई, राजभाषा, राजभाषा भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 के किस वर्ग में रखा गया है? प्रथम वर्ग में रखा गया। किस वर्ग में? प्रथम वर्ग। इस प्रथम वर्ग को या तो ऐसे दर्शा सकता है, नहीं तो इसको ऐसे दर्शा सकता है, नहीं तो इसको ऐसे दर्शा सकता है, नहीं तो ये प्रथम न लिख करके ये जैसे 343 के या तो प्रथम दे सकता है, ये भी 343 दे दे, ये हो सकता है कि डबल दे दे, ये भी 343 दे दे, हो सकता है कि ये ख दे दे। अब आपके मन में चलेगा यार ये भी 343, ये भी 343 होगा क्या? तो आपको याद रखना है कि किस वर्ग में रखा गया? प्रथम वर्ग में। आप इस तरीके से आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। तो किस वर्ग में पूछा है ना कि राजभाषा हिंदी और लिपि यह किस अनुच्छेद में, तो संविधान के किस भाषा के तहत रखा गया है? राजभाषा। पूछा था कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह किस भाग में कहा गया? तो किस भाग में? 17 में। और किस वर्ग में कहा गया होता? तो किस वर्ग में? प्रथम वर्ग में। किस अनुच्छेद में? तो 343 से 351 के, ठीक ना? तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। मैं बता दूं कि राजभाषा का 14 सितंबर 1949 ईस्वी को यह अपनाया गया था। हिंदी को 14 सितंबर सन 1949 ईस्वी को क्या किया गया? अपनाया गया। इसलिए हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में हमेशा 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस। और विश्व हिंदी दिवस जो होता है वो हम मनाते हैं कब? 10 जनवरी को। लेकिन ये पूछेगा कि सबसे पहले राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो मनाया गया था 1953 में। कब मनाया गया था? 1953 में। अब विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया था सबसे पहले? तो 2006 में। कब में? 2006 में। ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। पूछेगा कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो 1953 में। विश्व हिंदी दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया? तो 2006 में। एक बात और याद रखिएगा, लड़के यहीं पे मार खाने का भी रीजन ये है कि लड़कों के मन में ये चलता, सवाल पूछ देता है, सवाल ये पूछता है कि बताइए विश्व हिंदी दिवस, जैसे सवाल क्या पूछेगा, मैं थोड़ा सा इस पे चर्चा कर दे रहा हूँ। सवाल अगर ये आपसे पूछ दे कि अगर सवाल यहाँ पूछ देता है, जैसे सवाल क्या पूछता है कि बताइए विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? हिंदी दिवस कब मनाते हैं? सवाल पूछा जाता है। थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको आएगा, तय है कि आएगा। ऑप्शन ए बना करके देगा 14 सितंबर, बी बना करके देगा 14 जनवरी, सी बना करके देगा 10 जनवरी, डी बना करके देगा 10 सितंबर। ये सवाल ऑप्शन में आएंगे। मैं कहना क्या चाहता हूँ, थोड़ा सा ये देख लीजिए कि विश्व हिंदी दिवस लड़के के मन में नहीं चले, बस केवल चलेगा उसको पता है कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। पहला ही ऑप्शन लिखेगा, टिक मार के आगे बढ़ जाएगा, एक नंबर सही है, 2 नंबर का मेरा काम है। लेकिन उससे पता होना चाहिए कि राजू क्या पूछा है। विश्व हिंदी मारे यहीं पे खा जाते हैं। कारण है कि हमें अपने देश के प्रधानमंत्री के बारे में पता है, राष्ट्रपति के बारे में पता है, राज्यपाल के बारे में पता है कि कौन से राज्यपाल, लेकिन हमें दूसरे राज्य के बारे में, दूसरे देश के राज्यों के बारे में पता नहीं। इसलिए कि हम अपने यहाँ रहते हैं, तो अपने यहाँ तो मेरे मन में रटा गया कि कब हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 14 सितंबर। इसलिए ऑप्शन पहले ही रहता है और 10 जनवरी लास्ट में होता है। लेकिन आपको याद रखना है कि विश्व जब पूछेगा तो कब मनाएंगे? 10 जनवरी। और राष्ट्र केवल या केवल हिंदी दिवस पूछ देगा तो कब मनाएंगे? 14। और पूछ देता है यही कि विश्व हिंदी दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया? तो 2006 में। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस सर्वप्रथम कब? तो 1953 में। एक लड़का बोला कि सर जी ये तो डाउट हो जाता है, कैसे आउट होगा? हम बोला कि बहुत जबरदस्त तरीका है और इसको आसानी से तुम डाउट को आउट कर सकते हो। लड़का बोला सर बताइए तो सही। मैंने बोला कि अगर जानना है तो जानिए और सुनिए हमारी। मैंने उसको 2 ऑप्शन दिया। पहला ऑप्शन दिया, बोला कि राष्ट्र छोटा होता है,
और जो विश्व होता है वो बड़ा। मैंने बोला क्या 10 जनवरी। मैं बोला राष्ट्र छोटा होता है विश्व बड़ा। विश्व में बहुत सारे देश आते हैं, तो छोटा के लिए बड़ा याद रखिए, बड़ा के लिए छोटा याद रखिए। मैंने 14 बड़ा है 10 छोटा है, तो राष्ट्र छोटा है तो छोटा में छोटा ना बोल करके बड़ा बोल दीजिए, बड़ा में छोटा ना बोल के बड़ा ना बोल के छोटा बोल दीजिए। बड़ा के लिए छोटा, छोटा के लिए बड़ा। लड़का बोला सर जी डाउट होता। हम बोले हो अभी भी डाउट है? लड़का बोला जी हाँ अभी भी डाउट है। हम बोले कि थोड़ा देखो मैं विश्व कैसे लिखता हूँ। लड़का बोला थोड़ा लिखिए तो सही। मैंने बोला देखिए तो सही भाई। मैंने बोला कि विश्व में लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो। जब बोला तो अरे सर जी ये तो विश्व में 10 आ गया था जी। इसका मतलब आप जान जाइए कि विश्व हिंदी दिवस जो है कि 10 जनवरी को मनाया जाए। कुछ नहीं करना है, विश्व से लिखोगे ना तो अबे ना इस पे जाएगा जी। तो आप इस तरीके से कुछ नहीं करना है आपको, बस आसानी से समझ लो। डाउट अगर होता है, अगर आपको डाउट होता है तो डाउट में क्या करना है। हमने बोला कि विश्व कैसे आप लिखते हैं कि विश्व ऐसे लिखेंगे तो क्या बन गए 10, 10 बन गए। और तब ना ऐसे करके लिखेंगे विश्व, यानी कि विश्व हिंदी दिवस कब, तो 10 जनवरी को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब, 14 सितंबर को। सर्वप्रथम राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब, तो 1953 में। विश्व कब, तो 2006 में। एक सवाल इसी पे टॉपिक पर हम बनेगा, उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन साहित्य वाला पार्ट लेकर के आएंगे तब। उसमें जैसे आपसे पूछ देगा, सवाल पूछे भी जाते हैं, एकदम तय है कि पूछे जाते हैं। जैसे पूछ देता है कि बताइए बताइए प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ, द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था, तृतीय विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। तो पहला जो हुआ था, पता है पहला कहाँ हुआ था? पहला हुआ था नागपुर। पहला हुआ था कहाँ पे? नागपुर। दूसरा हुआ था मॉरिशस में। कहाँ पे? मॉरिशस। मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस। क्या है? पोर्ट लुइस। तीसरा जो है वह हुआ था दिल्ली में। तीसरा क्या हुआ था? दिल्ली में। लेकिन ये मना था 1975 में, ये मना था 1976 में, और ये मना था 1983 में। कब भैया? 1983 में। कब मना था? 1983 में। तो इस सवाल याद करना है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब? नागपुर में। कहाँ पे? 1975 में। द्वितीय कहाँ? मॉरिशस। कहाँ कब? 1975 के बाद क्या आता है? 76। और 7 6 जोड़ेंगे 13, तो जानिए कि अंत में 13 आएगा तो 1983। अरे भैया 76 के बाद तो कोई 3 वाला आएगा नहीं, आएगा तो 83 है ना आएगा जी। तो इससे याद रखिए 1983। पहला नागपुर, दूसरा मॉरिशस, तीसरा दिल्ली। तो लड़का बोला सर एक और टिक कोई बनाइए ना। मैंने बोला कि याद रख दे पूर्वक, नाम दी का हो, नाम दी का हो। ठीक याद रखना है कि नाम दी का हो, नागपुर, मॉरिशस, दिल्ली। ये सवाल अक्सर पूछे जाते हैं कि पहला कब हुआ, तो नागपुर में। कहा? मॉरिशस। दूसरा तीसरा दिल्ली में। बस याद रखना है नाम दी का। और याद रखना कि पहला 75, दूसरा 76, और 7 6 जोड़ेंगे तो अंत में 3 आ गया, यानी कि 1983। कब? तो कहाँ पे? तो दिल्ली में। दिल्ली ना देकर के कहीं कहीं दे देगा आपको क्या? नई दिल्ली। तो अगर दिल्ली भी दिया हो, नई भी दिल्ली दिया हो, तो टिक मारेंगे किसके साथ? नई दिल्ली के साथ। तो शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। आगे देखेंगे। आगे जैसे दिया गोधूम शब्द का तर्क, देखिए थोड़ा सा। अब ये देखिएगा गेहूं, ठीक है, तद्भव शब्द देखिएगा। ये जो आपका दिया है, ये जो आपका है, इसमें गोधूम है। गोधूम का डायरेक्ट हम क्या बोलेंगे? गेहूं बोलेंगे। तो मैंने बोला एक याद रखिएगा तत्सम शब्द हो गया और एक तद्भव शब्द हो गया। एक बात थोड़ा सा याद रखिएगा, अगर तत्सम में तालाबी सा है तो तद्भव में दांती सा में बदल जाती है। तत्सम में अगर तालव्य सा आएगा तो तत्सम होता है, अगर वो आता है तो तद्भव में दांती समय बदल जाता है। जैसे श्यामल अगर दिया है श्यामल, तो यह हो जाएगा श्यामला। क्या हो जाएगा? श्यामला हो जाएगा। अगर एक सुख दिया है तो ये हो जाएगा सुआ। क्या हो जाएगा भाई? सुआ। ये क्या हो जाएगा? सुआ। अगर आप इस तरीके से अगर स्वर दिया है, ये अगर ऐसे स्वर दिया है, तो आप जानिए कि ये इस तरीके से। कहने का मतलब क्या है? आप इस तरीके से देखेंगे, और तत्सम में यदि वह जो दिखेंगे वह तद्भव में ब में बदल जाता है। जैसे वानर, वानर, लेकिन होता है बंदर। जैसे होता वक्त,
क्या होता है? तो ये होगा बगुला। क्या होगा भाई? बगुला होगा। वर यात्रा क्या होगा? वर यात्रा। लेकिन ये क्या हो जाएगा? बारात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बारात। तो इस तरीके से वह ब में बदल जाता है। उसी तरीके से जब आप पढ़ेंगे तो जो कछा होता है वो ख में बदल जाता है। इसमें ख में बदल जाता है। तो कहने का मतलब है शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आई है। सिंपल सी बातें हैं कि संस्कृत के समान ये तद्भव ऐसे लिखा जाता है भाई। तद्भव ऐसे होता है। तद्भव का मतलब ही होता है बिगड़ा हुआ रूप। ठीक। बस इतना जानिए कि जो संस्कृत के समान मैंने बोला कि अगर चंद्र बिंदु किसी पे दिखता है वो अपने आप में तद्भव शब्द होता है। तो इसमें ये दिखा तो ये तद्भव शब्द है। और गोधूम का गेहूं ही होता है। गोधूम का क्या होता है? गेहूं। तो शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आई। आगे देखिए। आगे देखिएगा। वह व्यक्ति नियम प्रिय था। वह व्यक्ति ये कहीं वाक्य थोड़ा सा ये जो है कि एक तो पहले से ही वाक्य त्रुटि है और टाइपिंग में भी वाक्य त्रुटि है। ठीक है। तो इसको आगे देखते हैं स्किप करके। चलिए ये शायद आप इसको देखा गया। ये क्वेश्चन देखे हम लोग। आपको आपको ये भी पता भी होना चाहिए कि मैंने इसको बताया भी था। आप इसको देखे होंगे। इसमें मैंने बताया था कि किस ये बोला था कि ये जो होगा वह विस्मयादिबोधक होगा। यहाँ क्या होगा? विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक। तो ऑप्शन किसके साथ चलेंगे? ख के साथ। इसलिए कि विस्मयादिबोधक। अर्ध विराम का होता इसके साथ। अर्ध विराम का होता तो इसके साथ। पूर्ण विराम का होता तो इसके साथ। देख रहे हैं इसके साथ। तो हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। अब देखिएगा। अब बताइए आप इस पे बताइएगा गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली क्या है? गाजीपुर में बताइए। गाजीपुर में बोली जाने वाली अब बताइएगा गाजीपुर में बोली जाने वाली भोजपुरी प्रमुख क्या है? तो आप बता सकते हैं कि क्या है? भोजपुरी है। क्या है भाई? भैया भोजपुरी है। आप देखेंगे कि ये क्या है? भोजपुरी है। तो इसमें इस तरीके से आप देखेंगे गाजीपुर। अब एक बात सुनिएगा कि हिंदी की अगर मैं बात करूं तो हिंदी में पहले जानिए कि जो बोलियों की संख्या होती है ना, हिंदी में जो बोलियों की संख्या होती है, ध्यान से देखिए। बड़ा लाजवाब टॉपिक है। एकदम सवाल बना था पिछली बार, इसमें भी बनेगी। हिंदी में जो बोलियों की संख्या है वह 18। हिंदी में बोलियों की संख्या कितनी होती है? 18। और जो उपभाषा होती है, जो उपभाषा होती है ये क्या होती है? 5। इसका लिए याद कर सकते हैं बिहार के पूर्व पश्चिम में पहाड़ है। बिहार के पूर्व पश्चिम में पहाड़ है। पूर्व पश्चिम में पहाड़। ये याद कर सकते हैं बिहार के पूर्व पश्चिम में पहाड़ है। जब पूर्व पश्चिम में पहाड़ है इसका मतलब क्या? ये बिहारी है। इसे याद रखेंगे बिहारी। र से क्या? राजस्थानी। क्या है भाई? राजस्थानी। राजस्थानी। इसे याद रखेंगे पूर्वी हिंदी। क्या याद रखेंगे भाई? पूर्वी हिंदी। इसे याद रखेंगे क्या? पश्चिमी हिंदी। ये क्या याद रखेंगे? पश्चिमी हिंदी। और ये याद रखेंगे पहाड़ी हिंदी। क्या याद रखेंगे? पहाड़ी हिंदी। तो बस याद रखना है कि बिहार के पूर्व पश्चिम में पहाड़ है। यहाँ से बिहारी हिंदी और वहां से राजस्थानी हिंदी। बिहारी में देखिएगा, बिहारी में आपकी जो भाषा आती है वह आप जानिएगा कि बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी आती है। भोजपुरी आती है, मगही आती है। क्या आती है? मगही। मैथिली आती है। क्या आती है? मैथिली। ये जो 3 भाषा आपको दिख रहा है बिहारी हिंदी की, जो बिहारी उपभाषा इसके अंतर्गत भोजपुरी, मगही, मैथिली। इसके लिए याद कर सकते हैं कि भोजपुर का मिथिलेश, भोजपुर का मिथिलेश, मिथिलेश भोजपुर का मिथिलेश मगही पान खाता है। भोजपुर का मिथिलेश मगही पान खाता है। मगही पान क्या करता है? खाता है। तो भोजपुर माने भोजपुरी, मिथिलेश माने मैथिली, मगही माने मगही। किसके अंतर्गत आएगा भाई?
तो बिहारी के अंतर्गत। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे देखेंगे, आगे जो होगा वो आगे की कहानी ये होगी, आप इसको देखेंगे राजस्थानी हिंदी में। राजस्थानी हिंदी में आप जान जाइएगा कि इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत जो है कि आप जयपुरी, जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी, मारवाड़ी, मालवी, क्या है, मालवी, ये जो होगा यह राजस्थानी हिंदी की। बस कुछ नहीं करना है, बस आपको याद रखना है ये हमारा ब्रांड है। याद रखना है कि राजस्थान में मामा के जय बा, मामा के जय बा, बस याद रखना है कि राजस्थान में मामा के जय बा। एक मतलब राजस्थानी हिंदी, मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी, ठीक है, और ये में से मेवाती। तो इस तरीके से आप आसानी से, ठीक है, ये जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी और मालवी, ठीक है, ये शायद मेवाड़ी है क्या, ये शायद देख लीजिएगा थोड़ा इसको। तो इस तरीके से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। कुछ नहीं याद करना है, बस याद रखना है कि राजस्थान में मामा के जय बा। अब देखिए अगली बात, अगली कहानी क्या, अगली कहानी है कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत देखिए क्या, पूर्वी के अंतर्गत अवधी, छत्तीसगढ़ी, और बघेली। क्या था भाई, बघेली। बस इसके लिए याद कर सकते हैं कि पूर्व टोला के अवधि 36 बाग पाले हैं। पूर्व राजस्थानी, पूर्व टोला के अवध जी, पूर्व टोला के अवध जी 36 बाग पाले, 36 बाग पाले। अब देखिए इससे याद क्या रखेंगे, पूर्वी हिंदी, छत्तीसगढ़ी, बघेली, अवध मैंने अवधि, बस याद रखना है पूर्व टोला के अवध जी 36 बाग पाले। क्या रखना है, पूर्व टोला के अवध जी 36 बाग पाले। तो ये अवधि हो गया, छत्तीसगढ़ी और क्या हो गया, बघेली। बात कर लेते हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत याद रखिएगा बीबी के हरि, बीबी के हरि खड़े रहते, याद रखना है बीबी के हरि खड़े रहते हैं। ये आप देखेंगे बांगुरी, ठीक है, ब्रज, कौरवी, हरियाणवी, खड़ी बोली, यह किसके अंतर्गत आता है, तो पश्चिमी हिंदी के। बस याद रखना है बीबी के हरि खड़े रहते हैं, बीबी का हरि क्या होते हैं, खड़े रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, इसको देख भी सकते हैं। अब बात करते हैं आप पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत। क्या, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आप देखेंगे पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आती है। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत जो होगा वह आती है क्या, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत देखेंगे एक आती है गढ़वाली। क्या आती है, गढ़वाली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भाई पूछे जाते हैं आपसे, गढ़वाली। उसके बाद कुमाऊनी। क्या भाई, कुमाऊनी याद रखना है। क्या याद रखना है, कुमाऊनी। ये दोनों जो होती है वह पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है। कौन कौन, गढ़वाली और क्या, कुमाऊनी। एक और बात है आप समझ लीजिए, एक और बात है, और जो पेपर में पूछने का आसार बहुत है, मैं उसकी चर्चा करूंगा एक बार, और आपको उसको पीडीएफ के साथ लेकर के आएंगे। स्पेशल हिंदी के अपभ्रंश जो, सॉरी अपभ्रंश जो होंगे। मैं आपको एक बात बता दूं थोड़ा सा नोट के तौर पे, और जानना भी जरूरी है। जैसे आप पैसाची अपभ्रंश का नाम सुने हो, किस, पैसाची, इसी पैसाची को हम तक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तक। इस पैसाची के अपभ्रंश के अंतर्गत और एक ब्रांचर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बाकी तो सब पढ़े ही है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। पैसाची है और एक ब्रांचर है। तो अगर मैं पैसाची की बात करूं तो पैसाची के अंतर्गत पंजाबी आती है, पंजाबी और लहंदा। पंजाबी और क्या आता है, लहंदा आता है। कौन कौन, तो पंजाबी और लहंदा। और ब्रांचर के अंतर्गत एक भाषा आती है जिसका नाम है सिंधी। जिसका नाम क्या है भाई, सिंधी। ये जानकारी रहना बहुत जरूरी, ठीक है। कुछ नहीं करना है, डर लगता है, याद करिए 25% का पंजाबी लहंगा। कुछ मत याद रखिए, बस याद रखिए कि 25% का पंजाबी लहंगा पहन करके बासी खाने चल रहे। किस टका का,
25 टका का। 25 मैंने पैसाची, टक मैंने टक, पैसाची को ही टक बोलते हैं। पंजाबी 25 टका का पंजाबी लहंगा, पंजाबी मैंने पंजाबी लहंगा मैंने लहंगा, 25 टका का पंजाबी लहंगा बासी खाना खाने चल देना। बा मैंने ब्रांचर, मैंने सिंधी। तो सवाल कैसे पूछेगा, सवाल पूछेगा सिंधी, सिंधी भाषा किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है, ब्रांचर के अंतर्गत। पूछ देगा पंजाबी या लहंगा किस अपभ्रंश के तहत आती है, तो पैसाची देगा तो भी सही है, टक देगा तो भी सही। या पूछेगा कि पैसाची या टक अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी भाषा आती है, तो पंजाबी होगा तो भी सही है, लहंगा होगा तो भी। सवाल भरमाने के लिए भी पूछे जाते हैं कि पैसाची अपभ्रंश के अंतर्गत कितने भाषाओं का हम प्रयोग करते हैं, तो उस भाषा को करते हैं कितने भाषाओं का, तो अब ये नहीं पूछेगा कि पंजाबी लहंगा। जैसे पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, सॉरी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, आप जानिए कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पश्चिमी हिंदी के तहत कितनी भाषाओं का प्रयोग करते हैं, 5। लेकिन कभी कभी 5 ऑप्शन में नहीं देता है, तो सही कराता है 6। जानते हैं ऐसा क्यों, एक दक्षिणी भाषा जुड़ता है इसमें। कौन सी भाषा जुड़ती है, दक्षिणी भाषा, और तब जाके उनकी संख्या 6 हो जाती है। और 5 विकल्प में नहीं देता है, तो सही करते हैं किसको, 6 को। और 5 6 दोनों दिया हो तो ये 6 को सही करता है। किसको करता है भाई, 6 को सही करता है। एक बात याद रखिएगा, ये बातें आपको बिल्कुल समझ में आनी चाहिए, जहां तक हमें उम्मीद है। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे। अब देखिए, अब इसमें कह रहा है, अभी तक आपने पढ़ा वाक्य त्रुटि है, लेकिन सवाल में चेंज होता जा रहा है, पैटर्न भी चेंज होता जा रहा है। हम ये भी नहीं कह सकते कि इस बार पेपर जो आएगा काफी आसान है, हम ये भी नहीं कह सकते कि इस बार जो पेपर आएगा वो काफी आसान आएगा, लेकिन उसका आखिर पैटर्न तो वही होगा, वो कितना भी बारी दे। इसमें कारक से भी दिया है, वाक्य शुद्धियां भी हम पढ़े, वाक्य शुद्धियां देता था। अब वाक्य शुद्धियां दे करके वाक्य शुद्धि कई प्रकार की होती है। जैसे एक शब्द को लेकर के एक प्रतिस्थापन शुद्धियां होती हैं, जैसे फल से काटकर चाकू दो, ऐसे फल से काटकर चाकू दो, चाकू से काटकर फल मत दो, फल से काटकर चाकू दो, तो ये स्थानांतरण कहलाता है, शब्दों का स्थानांतरण। जैसे कहते हैं कि जाता है घर राम, जाता है घर राम, ये स्थानांतरण जो है कि वाक्य शुद्धियां कहलाती है। यानी कि बस इसको स्थान को बदलना होता है, शब्द में कोई हेर फेर करना नहीं होता। माने ये नहीं कि जाता का जाति कर देंगे, घर का घरे कर देंगे, राम का रामी कर देंगे, नहीं, वो सब वही रहेगा, बस उसको सही से सजा देना। बस हम कहेंगे कि राम घर जाता है, पहले राम, दूसरा घर, तीसरा जाता, चौथा क्या है। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। आगे देखेंगे, ये देखेंगे। उसके बाद आप ये सवाल पूछ रहा कि हमारा समाज उन्नति के पथ में कि पथ पर, पथ पर ये क्या है, कारक है। तो किस प्रकार के शुद्धियां है, कारक प्रकार के शुद्धियां। आगे देखेंगे। अब जैसे मैं आपको पढ़ाया था जठरानल या जठराग्नि, अनल का मतलब भाई आपको पता है अग्नि का परिवाची है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि दिया कि जठरानल, हमने बोला अभी बोला था ना कि जठराग्नि भी होता है। क्या होता है, जठराग्नि। मैंने बोला था कि पेट में लगी आग को क्या बोलते हैं, जठराग्नि बोलते हैं। तो सवाल दिया है पेट में लगी आग को, जंगल की आग को क्या बोलते हैं, दवानल। क्या बोलते हैं, दवानल बोलते हैं, या दवाग्नि बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, दवाग्नि बोलते हैं। ये बोलते हैं या बोलते हैं भाई दवाग्नि, ठीक है। और पानी की आग या समुद्र की आग को क्या बोलते हैं, बड़वाग्नि। क्या बोलते हैं, बड़वाग्नि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बड़वाग्नि। इस तरीके से आपको समझ में हमारी बातें आनी चाहिए। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे। इस आगे में दिया है, अब इसको जो है कि मनोयोग देखिए। मैं एक तरीका आपको बताऊंगा, और आज ही एक टॉपिक पे एक ट्रिक का नाम मैं बताऊंगा, और विसर्ग संधि खत्म हो जाएगा, ये मेरा वादा है। उस ट्रिक का नाम है हटा के सटा, उस ट्रिक का नाम है, उस ट्रिक का नाम है हटा के सटा, हटा के सटा। अब का होटे का स्वटे उतावे वाला बेरा। ये देखिए विसर्ग संधि का आपको पहचानना है, सिंपल बता रहा। यदि कोई शब्द होगा उसमें हाफ तालव्य स्वर दिखे, हाफ दंतव्य स्वर दिखे, हाफ मूर्धन्य स्वर दिखे, ओ दिखे, ठीक, उड़ंतुआ र या ऐसे र दिखे, ठीक है। तो आप समझ लीजिएगा कि वहां कौन सा संधि होगा, विसर्ग संधि। ओ दिया है,
तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे तो गुण संधि भी हो सकता है, लेकिन तोड़ेंगे तो मन धन योग होगा, लेकिन एक तुरंत जी तो मना धन योग हो जाएगा, यह होगा मना धन योग, मना धन क्या योग हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन आपका विसर्ग आ गया, यानी कि सही होगा कौन सा विसर्ग, वो भी आया था विसर्ग। अब कैसे तोड़ेंगे ये देखिए, जैसे निश्चित है, क्या है निश्चित, आप लिख सकते हैं हरिचंद, क्या लिख सकते हैं हरिचंद, लिख सकते हैं विस्तार, क्या लिख सकते हैं विस्तार, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आप निष्कर्ष, क्या लिख सकते हैं निष्कर्ष, क्या लिख सकते हैं आप निष्कर्ष लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बाबू निष्कर्ष लिख सकते हैं। आप निश्चित लिख सकते हैं, हरिश्चंद्र लिख सकते हैं, विस्तार लिख सकते हैं, निष्कर्ष लिख सकते हैं, निर्बल भी लिख सकते हैं भैया, क्या लिख सकते हैं निर्बल, अरे राजू लिख सकते हैं निर्जल भी, क्या लिख सकते हो निर्जल। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर आप यहाँ पे निर्धन भी लिख दोगे निर्धन तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब आप कहेंगे सर ये तोड़ेंगे कैसे, हमने बोला कि राजू ट्रिक का नाम है हटाना है सटाना है, क्या हटाएंगे कैसे आप जाने के विसर्ग, कहेंगे सर ये हटा विसर्ग, तो बात बोल पा किसी को हटाओ विसर्ग को सटाओ, उसको हटा दो और विसर्ग को सटा दो, जब ये हटेगा तो विसर्ग सब गया तो छीटे ना बचा जी, बोलिए इसको जो है तो हरिधन चंद्र, हरिधन क्या होगा भैया चंद्र, इसको हटाना है विसर्ग को सटाना है, जिसके वजह से आपको पहचान है उसको हटा दीजिए, अब विसर्ग को सटा दीजिए, तो ये विधनकार होगा विस्तार, इसको हटाइए तो निधन कर, और इसको हटाइए तो निधन बन। लेकिन उपसर्ग की मैं बात बोला था कि इस पे जिस पे उड़ंत वाला होगा वो निर उपसर्ग होगा, कौन सा उपसर्ग होगा भाई निर, ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछने की संभावना 90% है कि अगर उपसर्ग पूछेगा तो यहाँ से या तो यहाँ से पूछेगा, ना तो आपका नाम सुना ही होगा यण स्वर संधि से, यहाँ से सवाल अगर आपका पूछेगा उपसर्ग का तो यहीं से पूछेगा, शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आइए। एक बात और जान लीजिए, एक बात और जान लीजिए, वो क्या है व्यंजन संधि कैसे, अगर आप जानना चाहें व्यंजन संधि के बारे में, तो व्यंजन संधि में देखिए, अगर आपको प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर दिखे, पांचवा दिखे, ऐसे ज दिखे, ऐसे च दिखे, ऐसे ल दिखे, ऐसे न दिखे, ऐसे म दिखे, ये दिख जाए आपको, ये दिख जाए आपको, अगर ये सारे शब्द आपको दिखते हैं तो भैया नयाव देखिए नताव देखिए, और पेट भरुआ सा दिखे, क्या दिखे पेट भरुआ सा, तो वो संधि होगा कौन सा संधि व्यंजन संधि, इसमें कोई दिक्कत बात वाली बात, जैसे बोलेगा उच्चारण, अरे नहीं समझ में आता ये डबल है ना जी, अरे बुलबक डबल है, कुछ नहीं समझ में आता है राजू, जगन्नाथ है ना जगन्नाथ तो डबल है जी, तो अगर है तो यह अपने आप में कौन सा संधि कहलाएगा व्यंजन संधि, क्या कहलाएगा व्यंजन संधि। तो शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे घोटक, आपको पता होना चाहिए कि घोटक का तद्भव रूप क्या होगा, बता सकते हैं घोटक का, बताइए घोटक का तद्भव रूप क्या होगा, बिगड़ा हुआ रूप क्या होगा घोड़ा, क्या होगा घोड़ा, घोटा का तद्भव रूप क्या होगा घोड़ा, ये भी एक तरीके से तत्सम शब्द है, तुरंग भी एक प्रकार से तत्सम शब्द है, ठीक है, ये सभी जो है वह घोड़ा के क्या है पर्यायवाची है, क्या है पर्यायवाची, ये होगा घोटक क्या होगा। एक होता है घड़ी का, क्या होता है घड़ी का, घड़ी का क्या होता है घड़ी होता है, क्या होता है घड़ी, एक होता है घटी का, क्या होता है भाई घटिका होता है, एक होता है आपका घटिका, एक होता है घटिका होता है, क्या होता है घटिका, घटिका का मतलब क्या होता है क्या होता है घर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक होता है समथा, क्या होता है समथा होता है, क्या होता है भाई समथा, समथा का मतलब जानते हैं ना, समथा का मतलब होता है सेज, समथा का मतलब क्या सेज, समथा का मतलब सेज होता है, तो आप इस तरीके से जैसे कूप होता है, कूप, कूप का मतलब क्या कुआं, कूप का मतलब कुआं, लेकिन हमने जो कहा कहानी जो भैया इनारी आई तो तद्भव थेरी हो जाएगी, ठीक ना, तो इनार हो जाएगी, लेकिन इनार हमारा नहीं क्या मतलब, हमारा मतलब है कौन चीज से कुआं से, ठीक ना, इस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। आगे देखेंगे इसमें से कौन सा वाक्य संदेहवाचक है, संदेहवाचक का मतलब क्या कि देखो कवना के पढ़ला पर संदेह की बात करता है, एक बात याद रखिएगा, अगर संदेहवाचक अगर आपसे पूछ दे, क्या पूछ दे संदेह, अगर उसमें शायद का प्रयोग किया हो, किसका बात किया होगा शायद का, तो आप समझ लीजिएगा कि वह वाक्य कौन सा होगा
संदेहवाचक देख लीजिए, दया शंकर शिवपुर में रहता है, एकदम सिंपल भाई। राजेंद्र आलमपुर में रहता है, ये भी सिंपल है। शायद शायद आई तो शायद सुरेंद्र इगतपुरी में रहता है, जो भी है थोड़ा सा इसमें त्रुटि हुआ है, लेकिन समझ लीजिए शायद सुरेंद्र इगतपुरी में। या कह सकते हैं कोई पुरी वाला नाम बताइए। कोई पुरी हो, आई डोंट नो, कोई शहर ही हो। तो शायद सुरेंद्र इगतपुरी में रहता है, तो शायद मैंने कहा संदेह में बात हो सकता था, ना भी हो सकता था। यह जो होगा, और यह किस प्रकार का वाक्य होगा, यह होगा, क्या लगा है ना, तो यह होगा प्रश्नवाचक वाक्य। कौन सा वाक्य होगा, प्रश्नवाचक। और ये जो होंगे यह होगा साधारण वाक्य। कौन सा वाक्य होगा, साधारण वाक्य के नाम से इसे क्या किया जाएगा, जाना जाएगा। आगे देखेंगे। अब देखिएगा, कौन सी बोली बिहार की नहीं, अभी मैंने आपको बताया। कौन सी बोली, आप बताइए कौन सी बोली, अब बताइए कौन सी बोली बिहार की नहीं, बिहार की नहीं। अभी मैंने बताया कि भोजपुर का मिथिलेश, भोजपुर का मिथिलेश मगही पान खाता है। जयपुर नहीं, जयपुर किसकी है, राजस्थानी। किस हिंदी का है भाई, राजस्थानी हिंदी का। राजस्थानी हिंदी का किसका है, राजस्थानी हिंदी। आपको पता है जयपुरी है, मेवाती है, मारवाड़ी है और मालवी। क्या है, मालवी। चार है इसमें जयपुरी। और आप इतना, आपको बातें हमारी समझ में आई होगी। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। कौन सा वाला भाई, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। अब देखिए सही इसमें कौन सा लिखा है, पहला बताइए। कवयित्री ये होता है, कवयित्री। क्या याद रखेंगे, कवयित्री। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। एक होता है हिरण कश्यप, ये जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। मत्स्य एक होता है, मत्स्य। एक होता है उज्जवल, एक होता है प्रज्वल। क्या होता है, प्रज्वल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक होता है आपका मिष्ठान। क्या होता है भाई, मिष्ठान। ये होता है ना, मिष्ठान होता है। लेकिन आपको याद रखना क्या, मिष्ठान, मिष्ठान। ये क्या होता है, याद रखना क्या, मिष्ठान। क्या, इसे कैसे याद रखेंगे, टानी के खाए के बाद। कौन सी मिठाई, टानी के खाए के बाद मिष्ठान याद रखें। तत्व देखिए, तत्व जानते हैं, ये गलत है लेकिन ये सही है, इस पे लगेगा तत्व, ये सही है। महत्व होगा, महत्व ये गलत है लेकिन ये क्या होगा, सही होगा। इसकी बातें आप जानना जरूरी है। और ये सारे सवाल आप, शारीरिक जो होता है, शारीरिक तो शारीरिक होता है, शारीरिक होता है। इस तरीके से आपसे क्या किया जाता है, पूछा जाता है। और ये किसी तरीके से गलत नहीं है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जानना भी क्या है, बहुत ही जरूरी है। इसका भी टॉपिक लेकर के आया जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। अब आइए, निम्नलिखित में कौन सा अज्ञार्थक वाक्य है। अज्ञार्थक वाक्य का मतलब आपको पता होना चाहिए। पहले समझ लीजिए, पहले जो वाक्य जो है, आप इस पे देख सकते हैं कि अज्ञार्थक वाक्य जो होगा। पहले थोड़ा सा बात सुन लीजिए। वाक्य में देखेंगे तो रचना के आधार पर, रचना के आधार पर ये सवाल आते हैं। रचना के आधार पे तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है सरल वाक्य, सरल वाक्य होता है। सरल वाक्य का मतलब क्या होता है, एक और बात जानिए कि वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं भाई, दो अंग होते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं, दो अंग होते हैं। जानते हैं कौन कौन, पहला होता है उद्देश्य, पहला होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। बताइए विधेय क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है। अब आप जानिएगा विधेय, अब आप जानिएगा कि वाक्य का कर्ता ही, वाक्य का कर्ता ही क्या होता है, उद्देश्य होता है। बाकी जो आपका बचा, बाकी जो आपका शेष बचा वो क्या होता है, विधेय होता है। सरल वाक्य में जानिएगा
कि एक उद्देश्य हो, एक उद्देश्य हो, और एक आपका जो है, एक आपका क्या है, विधेय। एक आपका क्या है भाई, विधेय। एक आपका उद्देश्य हो और एक आपका क्या हो, विधेय हो। अगर ये कहानी है जैसे राम घर जाता है, राम घर जाता है, अब इस राम घर जाता है में क्या, राम जो क्या है, करता है, करता है, इसका मतलब ये क्या है, उद्देश्य है। बाकी ये जो शेष बचा वो क्या है, विधेय। एक करता है और एक आपका, एक उद्देश्य और एक आपका क्या है, विधेय है। तो इस प्रकार का कहलाएगा क्या, सरल वाक्य। एक होगा आपका संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, ठीक ना। इस संयुक्त वाक्य को ही क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य है। अब इस संयुक्त वाक्य को हम इसमें ये जानिएगा कि यदि किसी वाक्य में अगर तथा दे दिया हो, और दे दिया हो, किंतु दे दिया हो, परंतु दे दिया हो, ठीक, अथवा दे दिया हो, या दे दिया हो, ठीक ना। अगर इस प्रकार एवं दे दिया हो, क्या दे दिया हो, एवं, अगर इस प्रकार के शब्द अगर आते हैं तो आप समझिएगा वहां पे कौन सा वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य होगा। एक होगा मिश्रित वाक्य, क्या होगा, मिश्रित या मिश्र वाक्य, मिश्रित या मिश्र वाक्य। जो, सो, जिसकी, उसकी, उसकी, की, अगर ये सारे शब्द की बात करेगा आप समझिएगा वहां पे क्या है, विस्तृत वाक्य है। या कोई वाक्य किसी दूसरे वाक्य पर क्या निर्भर, जैसे अगर, अगर हम शराब, शराब, अगर हम शराब पिएंगे, पिएंगे तो पियक्कड़ कहलाएंगे, पियक्कड़, अगर हम शराब पिएंगे तो पियक्कड़ कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, पियक्कड़, तो पियक्कड़ कहलाएंगे, कहलाएंगे। एक बात याद रखिए, कह रहा है कि अगर हम शराब पिएंगे तो पियक्कड़ कहलाएंगे। अब ये बताइए मिश्रित वाक्य में जो, सो, जिसकी, उसकी, की अगर दिया है या तो दिया हो, क्या दिया हो, तो दिया तो आप समझिएगा कि वहां पे क्या होगा, मिश्रित वाक्य होगा। या समझिए कि मैंने बोला, एक बात याद रखिए कि कोई वाक्य किसी दूसरे उपवाक्य पर आश्रित है। कह रहा है कि अगर हम शराब पिएंगे तो पिए, अक्सर बताइए पियक्कड़ कहलाएगा कब, जब शराब पिएगा तो, यही ना आश्रित है शराब पीने में। तो जब आश्रित वाली कहानी होगी तो मिश्रित वाक्य नहीं, तो जानिए जो, सो, जिसकी, उसकी, की, तो अगर ये शब्द देगा तो वह मिश्रित वाक्य है। तथा और किंतु परंतु अथवा या एवं ये शब्द आपको देखने को मिले तो ये क्या है, संयुक्त वाक्य है। और अर्थ के आधार पे जो होते हैं, अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं कितने होते हैं, 8। एक संख्या को लेकर के पूछेगा कि अर्थ के आधार पे बहुत देगा वाक्य कितने, 8। पूछ देगा रचना के आधार पे वाक्य कितने, तो 3। पूछ देगा कि वाक्य के अंग कितने होते हैं, तो 2, एक उद्देश्य और एक क्या, विधेय। पूछ सकता है कि विशेषण कितने प्रकार के, 4 प्रकार। पूछ सकता है कि संज्ञा कितने प्रकार का, 5 प्रकार का। पूछ देगा कि संज्ञा व्युत्पत्ति के आधार पे, तो 3 प्रकार का। एक कौन कौन, तो एक व्यक्तिवाचक, उसके बाद एक जातिवाचक और एक आपका भाववाचक, ये 3 प्रकार के हो गए, ठीक है। उसके बाद पूछ देगा कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कितने, तो 2। एक आपका पदार्थवाचक और एक आपका भाववाचक, पदार्थवाचक और एक आपका भाववाचक। सवाल पूछ देगा कि सर्वनाम कुल कितने होते हैं, 11 होते हैं। कितने प्रकार के, 6 प्रकार, मैंने प्रकार लेकर के पूछेगा आपसे, उत्तर है एकदम। ये शायद हमारी बात है। तो कह रहा कि आ गया था। तो अब देखिए सुरेश को बुलाना चाहिए, अभिषेक पुस्तक लाओ, सुषमा को अभी पढ़ना जरूरी है, तुम्हें बाजार जाना चाहिए। इसमें आज्ञा क्या दे रहा, सुरेश को बुलाना चाहिए, सुरेश को क्या करना चाहिए, बुलाना चाहिए। आज्ञार्थक यही है ना, तुम्हें बाजार जाना, सुरेश को बुलाना चाहिए और तुम्हें बाजार जाना चाहिए। इसमें क्या हो रहा है, आज्ञा दे रहे हैं क्या, कि तुमको क्या करना चाहिए, बाजार जाना। तो ये ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब। अभिषेक पुस्तक लाओ, अज्ञातक वाक्य, जी बिल्कुल सही जवाब है। ये आपका अभिषेक पुस्तक लाओ, आज्ञा दिया जा रहा है अभिषेक तुम क्या कर लाओ, पुस्तक लाओ, बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में कौन सा अज्ञातक वाक्य है, आगे देखेंगे, आगे देखेंगे। अद्भुत रस का स्थायी, अद्भुत रस का, मैं पढ़ाया हूं ना, अभी बताया था ना कि भाई इसका क्या होगा, कि अद्भुत। क्रोध का मैंने बताया था रौद्र, इसका याद करने का तरीका है, ये र से स्टार्ट है और ये र पर खत्म।
याद रखिए क्रुद्ध रस। उषा है आपको पता है कि रस का है, बी रस का। विस्मय किस, ये विस्मय है, ये किस रस का है, अद्भुत रस। किस रस का, अद्भुत रस का। तो यही पूछा कि अद्भुत रस, तो ये विस्मय या क्या होगा, आश्चर्य। विस्मय या क्या होगा भाई, आश्चर्य होगा। यानी कि यही विकल्प क्या है, ये भय किसका होता है, किस रस का होता है भाई, भयानक रस का। ये बताइए बात समझ में आई कि नहीं। आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन जो होगा वो क्वेश्चन होगा, आगे जो क्वेश्चन होगा, ऐसा लग रहा है कि नंबर बदल गया, बट कोई बात नहीं। आगे देखेंगे, भरत मुनि ने भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन किस ग्रंथ में किया था। तो इनका एक ग्रंथ है जिसका नाम है नाट्य शास्त्र। इसमें कितने रसों का उल्लेख था, किस रस का उल्लेख नहीं है, शांत रस का। शांत रस चौथा रस है, नौवा। और यह किसने बोला था, उद्भट ने। किसने बोला था भाई, उद्भट। पूछ देगा कि भरत मुनि के आधार पर रसों की संख्या 8, किसका उल्लेख नहीं है, शांत। और पूछ देगा कि इन्होंने ही किस रस को किस रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना। तो आपका जवाब होगा कि श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना। रसपति रस श्रृंगार रस को, राजरस श्रृंगार रस को, रसों का राजा श्रृंगार रस को, देवताओं का रस श्रृंगार रस को कहते हैं। और श्रृंगार रस कितने प्रकार के, दो, एक संयोग और एक वियोग। नायक नायिका का मिलन होगा तो संयोग है, अलगाव होगा तो वियोग है। ठीक है, गाना गाएगा कि आएगा मजा आए वो बरसात का, तो संयोग हो गया। और जब गाएगा कि आए मेरे दोस्त लौट के आ जा, तो वो भी वियोग होगा, लेकिन वियोग में वो क्या, करुण में आएगा। किसमें आएगा, करुण में, इसलिए कि दोस्त को बुलाया जाए। ठीक, और जब गाएगा कि प्यार में नहीं छी गोरी हम बेवफा, ठीक ना, तो वह जो होगा कि वियोग रस के अंतर्गत आएगा। किसके रस के, वियोग रस के अंतर्गत। ठीक है, कोनो बात नहीं के, बिल्कुल सही बात। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, आगे देखने के बाद ये आपका कह रहा है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी, बताइए। अभी हम लोग पढ़े कितना, जवाब होगा हमारा क्या, 8। किस रस का नहीं है, तो शांत रस। नौवा रस कौन सा है भाई, शांत रस। अगर यही पूछ देता कि भरत मुनि के अनुसार काट के बस बोल देता कि रसों की संख्या कितनी होगी, तो कितनी बताएंगे, 8, 9, 9। हमने बोला था कि 9 या 11, लेकिन विकल्प में दोनों देगा तो किस पे टिक लगाएंगे, 9। आगे देखेंगे भाई, आगे देखेंगे, ये दिया है, ये दिया है आपका, बताइए ये दिया है आपका कि इस पे निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन। अभी मैंने आपको बताया था शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। देखिएगा, इसमें तो आपका सब गलत है। ठीक है, ये मिस प्रिंटिंग है, ये वाला जो चीजें दिख रहा है इसमें ये नहीं होगा, तो ये भी गलत है। ठीक है, ये वाला इसको जो है, ये जो वाला इसको, ये वाला आपको पता है कि मैंने अभी बताया, इस उज्जवल इस तरीके से हम देखते हैं। बस एक लास्ट क्वेश्चन होगा आपका इसका, ये लाजवाब क्वेश्चन है। और उपसर्ग मैंने बताया था आपसे कि उपसर्ग क्या है। उपसर्ग मैंने बताया था कि जो किसी शब्द के आगे लगते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जो किसी शब्द के आगे लगते हैं उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग। और इसको तोड़ोगे तो यह होगा निर्धन अभिमान। निर्धन क्या होगा, अभिमान। निर्धन अभिमान। अगर यहाँ पे बात करेंगे तो निर्धन अभिमान की बात होगी, उसमें निर क्या होगा, उपसर्ग होगा, लेकिन हलंत वाला। कौन वाला भाई, हलंत वाला। अब देखो, अगर इसमें पूछा था कि उपसर्गों की संख्या कितनी है, तो निर भी हो गया ना, इसमें अभी भी होता, क्या होता भाई, अभी भी होता, ये भी उपसर्ग है। अधन क्या होता, मान। तो मूल शब्द क्या निकल के आता, मान। और उपसर्ग कितने निकल के आते, 2, एक नीर और एक क्या, अभी। अगर विकल्प में नीर ना दिया हो भैया, अगर केवल अभी भी दिया होगा तो यह सही कराएगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि उपसर्ग जो होते हैं वह संस्कृत में, जो उपसर्ग जो होते हैं वह संस्कृत में, आप इतना जानिए कि इनके उपसर्गों के संस्कृत में कितने होते हैं, 22 होते हैं। संस्कृत में क्या होते हैं, 22 होते हैं, इस तरीके से। और आप हिंदी में जानेंगे तो हिंदी में जानते हैं कितने होते हैं, हिंदी में और इसमें उर्दू में। ठीक है, और ये शायद थोड़ा याद नहीं आ रहा है कि 1913 की कहानी है। ठीक है, तो ये संस्कृत में 22 है और शायद उर्दू में 19 है, इसमें 19 है कि इसमें 13, थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और इसी में प्रत्यय जान लीजिए, प्रत्यय जानेंगे तो यह 2 प्रकार के होते हैं। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। तो प्रत्यय में 2 प्रकार की कहानी होगी। तो इस प्रत्यय में आप प्रत्यय को जानिएगा कि जो पीछे लगता है,
जो पीछे लगता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक कृदंत प्रत्यय होता है, एक कृदंत प्रत्यय होता है और एक तद्धित प्रत्यय होता है। कृदंत क्रिया के अंत में लगता है, तद्धित जो होगा कि संज्ञा होगा, संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा, सर्वनाम होगा और विशेषण होगा। क्या होगा भाई? विशेषण होगा, उसके अंत में लगता है। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चर्चा करते हैं थोड़ा सा। ठीक, तो आप प्रत्यय दो प्रकार के, एक कृदंत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। क्रिया के अंत में लगेगा तो कृदंत, जैसे क्या? पियक्कड़। इसमें प्रत्यय क्या होगा? अक। भूलक्कड़, इसमें प्रत्यय क्या होगा? अक्कड़। भूल धन अक्कड़, मूल शब्द भूल। भूलना क्या? क्रिया। पीना क्या? क्रिया। तो कृदंत का मतलब क्रिया के अंत में, तद्धित का मतलब संज्ञा के अंत में लगेगा। जैसे गरीब है, गरीब संज्ञा है ना, इसमें प्रत्यय लगेगा, एक तो गरीबी हो जाएगी। सर्वनाम है तो सर्वनाम में जैसे अपना है, अपना, इसमें पन लगा देंगे तो क्या होगा? अपनापन। अब विशेषण है तो सुंदर है विशेषण, अब इसमें ता लगा देंगे तो क्या होगा? सुंदरता। तो जो पीछे लगता है वो प्रत्यय है, जो आगे लगता है उपसर्ग है। जब पूछेगा कि संस्कृत में बताइए उपसर्गों की संख्या 22, हिंदी में उपसर्गों की संख्या 13 और उर्दू में उपसर्गों की संख्या कितनी? तो 19 बताएंगे। और पूछेगा प्रत्यय कितने प्रकार के? तो दो प्रकार के, एक कृदंत प्रत्यय, एक तद्धित प्रत्यय। पूछ देता है कि जो वह शब्दांश जो किसी शब्द के, वह शब्दांश जो क्रिया के अंत में लगते हैं, वह शब्दांश जो क्रिया, देखिए उपसर्ग और प्रत्यय, और प्रत्यय, यह दोनों न बाबू शब्दांश, दोनों क्या है? शब्दांश है। दोनों ही क्या है? शब्दांश है। यह शब्द का एक छोटा सा भाग, शब्द धन अंश, इसको छोटा सा भाग है। जैसे आपने अभी वो तो बोला, कार है आपके पास, बे कर दे तो हो गया। शुद्ध है आपका, इतना बड़ा शब्द में एक और लगा दिए तो हो गया क्या? अशुद्ध। तो आगे लगेगा तो सब सवाल पूछता है, उपसर्ग क्या है? शब्दांश है, वर्णांश है, गद्यांश है कि वाक्यांश है? तो उपसर्ग हो या प्रत्यय हो, क्या प्रकार का है? शब्दांश, एक शब्द का छोटा सा क्या है? भाग। जो पूछ सकता है कि बताइए, सवाल मैंने बताया था आपसे, सवाल आपको पिछली वीडियो में आप जाएंगे तो उसमें उपसर्ग, प्रत्यय और जो है कि विराम चिन्ह में पढ़ा हूं, बेहतरीन तरीके से आप उसको देखिएगा। सवाल किस तरीके से बनेंगे? सवाल ऐसा भी बनेगा कि एक ही शब्द होगा, उसमें उपसर्गों की संख्या पूछ देगा। कुछ ऐसे भी शब्द होंगे जो पूछेगा कि निम्न में से कौन ऐसे शब्द है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगे हों। जैसे अगर मैं बोलूं अधार्मिक, अधार्मिक में अगर मैं बात करूं तो इसमें उपसर्ग भी लगा है और प्रत्यय भी लगा है। अधार्मिक में जैसे इसको तोड़ेंगे तो अधन धर्म धन इक होगा, अधन धर्म धन इक। अरे भैया आगे लगा तो उपसर्ग हो गया, पीछे लगा हो गया तो क्या हो गया? इक। और धर्म जो है क्या है? मूलशब्द। जिसके अंत में बाबू इक लग जाता है, छोटी वाला इक लग जाता है राजू, जिसके में इक लग जाता है वह तद्धित प्रत्यय के साथ जाता है। किसके साथ? तद्धित प्रत्यय के साथ। तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, सवाल पूछे जा सकते हैं। तो पूछ देगा कि वो कौन ऐसा शब्दांश है जो क्रिया के अंत में लगता है, तो वो कौन सा प्रत्यय होता है? तो कृदंत। बोल देगा कि वह शब्दांश जो सर्वनाम के अंत में लगता है तो उसे क्या कहेंगे? तद्धित प्रत्यय। जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगे वो तद्धित है, और जो क्रिया के अंत में लगेगा वो क्या है? कृदंत। क्रिया का मतलब होता है मूल धातु में जब ना जोड़ देंगे तो क्रिया, जैसे चल, अब इसमें ना जोड़ेंगे तो क्या होगा? चलन। जा, अगर ना जोड़ देंगे तो क्या होगा? जाना। पढ़ में ना जोड़ेंगे तो क्या होगा? पढ़ना। एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़िए। लास्ट क्वेश्चन आज का, और बाकी ही जबरदस्त क्वेश्चन और बहुत चिरकुट सवाल है, और इसको आप क्या करके आएंगे? होमवर्क करके आएंगे। और बिल्कुल आप बहुत समझदार हैं आप लोग। आपका ये है होमवर्क। अब इस होमवर्क में मैं आपसे दो सवाल पूछूंगा। सवाल नंबर पहला, आप इसमें बताइएगा मूल शब्द क्या है, आप इसमें बताइएगा उपसर्ग क्या है, अब इसमें आप बताइएगा
कि उपसर्गों की संख्या क्या है, उपसर्गों की संख्या क्या है, ये तीनों टाइप आप बता करके आएंगे तो शायद हमारा वीडियो वीडियो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो आप अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना न भूलिए। और बेहतरीन तरीके से इसके बाद जो वीडियो आपका आएगा लाजवाब, वह होगा साहित्य पर अंतिम बार, वह होगा साहित्य पर, वह होगा साहित्य पर अंतिम बार, और उसको मुस्कुराते हुए पढ़ना है। और यह जो होगा 50 क्वेश्चन का सेट आएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 100 में 100% जो साहित्य से क्वेश्चन बनेंगे वो आपके इसी क्वेश्चन से होंगे, इसी टॉपिक से होंगे। और इसे देखना ना भूलिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।